यूपी लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और गोंडा के दौरे पर रहकर उन्होंने बताई आपको औरंगजेब को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आस्था पर प्रहार करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच और गोंडा जिले के दौरे पर हैं। वहीं बहराइच में सीएम योगी ने एक नए तहसील भवन का उद्घाटन किया, तो इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास किया गया था। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आज आप देख रहे होंगे, ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी, वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं, तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गोंडा में सीएम योगी ने 1282 उद्यमियों को लोन वितरित किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी प्रदेश की शक्ति को आंकना हो तो वहां के युवाओं की शक्ति से पहचाना जा सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं का खंडन देशद्रोह की नींव को मजबूत करता है। किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह
की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं। सीएम योगी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा और नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन था। सीएम योगी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया और सरकार की सख्ती को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन में बड़ा उलटफेर हुआ है। प्रशासनिक तौर पर बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 20 पीपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। एएसपी स्तर के 20 पीपीएस अफसरों को तैनाती नहीं मिली है। तो बड़ी जानकारी है, जहां प्रशासनिक तौर पर बदलाव हुआ, एक बड़ा उलटफेर हुआ है प्रशासन में, प्रशासनिक व्यवस्था में ही उलटफेर हुआ। और ये पूरी सूची आपके सामने है। ये वो नाम है जिनके तबादले हुए। दरअसल ये पीपीएस अफसर हैं जिनके तबादले हुए हैं। 20 पीपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है, यानी कि उनको ट्रांसफर किया गया है, इधर से उधर किया गया है। तो वहीं एएसपी स्तर के 20 पीपीएस अफसरों को तैनाती नहीं मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन दी। इस दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति में उनके योगदान को याद किया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति में उनके योगदान को भी याद किया और उनके बलिदान को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से वीरता से लोहा लिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अवंतीबाई लोधी का, उदा देवी का नहीं, अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है। इस देश पर 600 साल मुगलों का शासन रहा, 200 वर्ष ब्रितानी हुकूमत रही। इन 800 वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। अंग्रेजों के समय 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, वो अपनी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ की महारानी थी, उन्होंने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। अंग्रेज उनसे लोहा नहीं ले पाया। फिर धोखे से दोबारा उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। रानी अवंतीबाई लोधी किले पर चली गई और फिर अंग्रेजों ने उन्हें घेरने का काम किया। तो वो इतनी वीर थी, अंग्रेजों के हाथों से उनकी मृत्यु ना हो, स्वयं उन्होंने कटार मारकर देश की एक कुर्बानी कर दी और आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आज हम सब लोग, संपूर्ण देश रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धावनत है और आज हमने यहाँ लोधी समाज के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज और देश और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने का काम समाज करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और वीरांगना अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेने की बात कही। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये नन्ही चिड़िया लुप्त होने की कगार पर है। कानपुर के गौरैया बचाव अभियान के संस्थापक गौरव वाजपेयी ने संरक्षण पर जोर दिया है, साथ ही गौरव बचाव अभियान से जुड़ने की अपील भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
हर घर आंगन में चहकने वाली गौरैया अब लुप्त होने के कगार पर है। आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण और मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से गौरैया की संख्या तेजी से घट रही है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिससे इस नन्ही चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। कानपुर के गौरैया बचाव अभियान के संस्थापक गौरव वाजपेयी ने बताया कि गौरैया न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जैव विविधता बनाए रखने में भी मदद करती है। गौरैया बीजों का उपभोग और उत्सर्जन कर वनस्पति के विकास और पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में इस दिवस की शुरुआत 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा की गई थी। हम लोगों ने 2014 में स्वीट स्पैरो कम बैक होम अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य मकसद ये था कि गौरैया एक ऐसी चिड़िया थी जो हमारे साथ हमारे घरों में रहना पसंद करती थी। लेकिन ऐसा दौर आया, इस तरीके का विकास हुआ कि हमारे घर इस तरीके से बदल गए कि गौरैया ने हमारे घर छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था और लोगों ने अपने घर को इतना सुंदर बनाना शुरू कर दिया कि वो गौरैया को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि गौरैया उनके यहाँ घोंसला रखे, वो थोड़ी बहुत गंदगी करे। तो जिससे क्या हुआ, उसका संख्या बहुत घटने लगी। जब गौरैया को घरों में जगह नहीं मिली तो गौरैया ने उल्टी सीधी जगहों पे घोंसले बनाना शुरू किया। चूँकि वो असुरक्षित जगह थे, वहाँ से गौरैया के अंडे और बच्चे गिरना शुरू हो गए, मरना शुरू हो गए। अब यदि किसी परिवार के 70-80% बच्चे ऐसे ही गिर के मर जाएं तो उस प्रजाति का बचना बिल्कुल असंभव सा हो गया। वाजपेयी ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास गौरैया के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। इसके लिए घरों में दाना पानी रखें, घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त स्थान दें और पेड़ पौधे लगाएं। स्वीट स्पैरो कम बैक होम की तरफ से अगर मैं अपने इंडिविजुअल बात करूं तो करीब 8000 घोंसले मैं लगा चुका हूं और मेरे सहयोगी मेरे साथ पीछे अजय खड़े हुए हैं, तो अजय भी अब तक कम से कम अपने प्रयासों से 3000 घोंसले वो लगा चुके हैं। बाकी कानपुर में और भी लोग हैं जो उन्होंने हम लोगों से जुड़ के घोंसले लगाए हैं। तो अगर हम ये बात करें, कानपुर में अभी तक कम से कम 20 से 25 हज़ार घोंसला लग चुका है और जहाँ जहाँ ये घोंसले लगे हैं वहाँ संख्या ठीक ठाक बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कानपुर हो या कोई भी अन्य शहर, कुल मिला के सभी प्रकार के पंछियों की संख्या जो मैंने अभी तक महसूस किया 80 से 90% तक समाप्त हो चुकी है। गौरैया का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ये न केवल हमारे बचपन की यादों से जुड़ी है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी अहम भूमिका निभाती है। जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से हम गौरैया की चहचहाहट को फिर से अपने आंगन में ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कुमार विकास की पत्नी और पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कुमार विकास को फंसाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी एटीएस ने बुधवार को कानपुर आयुध कारखाने के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। कर्मचारी पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। एटीएस ने अपने बयान में कहा कि आरोपी की पहचान कुमार विकास के रूप में हुई है, जो कानपुर आयुध कारखाने में कार्यरत है। विकास एक संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था, जो सोशल मीडिया पर उसे नेहा शर्मा के नाम से मिला था। जांच में मालूम चला कि विकास व्हाट्सएप के जरिए उसे आयुध निर्माण, कर्मचारी उपस्थिति, मशीन लेआउट और उत्पादन चार्ट से संबंधित गोपनीय दस्तावेज और संवेदनशील डेटा भेज रहा था। इसी को लेकर आरोपी कुमार विकास की पत्नी और उसके पिता ने क्या कहा है, वो सुनिए। कर रहे थे कि अभी नहीं आए और टाइम से ये आए, थोड़ा लेट आए, आधा घंटा। तो हम सोचे शायद ऑफिस में ज्यादा काम होगा, इस वजह से लेट हो गए हैं। फिर आए तो उनके साथ में 2 लोग और थे बाइकी में, और फिर पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें 4 लोग थे। फिर आके अंदर आए तो हम सोचे कि शायद कोई मिलने वाले हैं, साथ में आए हैं। तो फिर अंदर आए, अंदर सब देखा। तब भी हमने पूछते रहे कि क्या बात है, क्या हुआ। तो बोले कि आपके हस्बैंड को पता है, आपके हस्बैंड
फोन पुराने मांगने लगे। जब पुराने फोन दो, हमने कह दिया पुराने भी नहीं, पुराने फोन कहाँ से लें। फिर घर देखते रहे, पूरा सर्च किया, पूछा कि लैपटॉप, हमने कहा नहीं है लैपटॉप, कुछ नहीं है। फिर मुझसे साइन करवा लिए कि कोई बात नहीं है, ये सब मामला मतलब एक फंसाने की साजिश है। अभी होली पे सब बच्चे घर आए थे, अभी 2 दिन पहले ये गांव से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बेटे से कोई बात हुई? नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई। बेटे को कितने साल हो सर्विस? 14 साल हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो ये चार्जमैन थे, इसके बाद प्रमोशन हुआ, JWM हुए, इसके बाद हेड ऑफ द सेक्शन बनाए गए हैं। तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं रही। बता दें कि 13 मार्च को ATS ने इसी तरह के अपराधों के लिए हजरतपुर फिरोजाबाद से एक और आयुध कारखाने के कर्मचारी रविंद्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान ATS अधिकारियों को विकास का मालूम चला, जो जनवरी से संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था, जिसके बाद आरोपी विकास को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात मेरठ की, जहां से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले ली। पत्नी ने पति के शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। अभी देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। मेरठ में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल अब पुलिस की हिरासत में हैं, जहां पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट दी। सर ये 2016 में 16 से 19 तक दौरा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी, इसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ये वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे मारने की। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में थी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था। इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। पति के 15 टुकड़े और ड्रम में सीमेंट से पैक करने वाली मुस्कान बड़ी शातिर निकली। अब आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि पुलिस ने इस हत्याकांड में क्या नया खुलासा किया है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई। मुस्कान ने दिव्य शक्तियों का हवाला देकर प्रेमी को उकसाया। साहिल को बताया कि उसकी मरी हुई मां आई थी। आरोपी की मरी हुई मां बनकर कत्ल करने को कहा। साहिल इन बातों पर विश्वास करता था। साहिल के घर से कई अजीबोगरीब चीजें बरामद हुई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश पिछले साल नवंबर से ही रचनी शुरू कर दी थी। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने न केवल 2 नए चाकू खरीदे, बल्कि अपने पति को धोखे से नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश करने की भी योजना बनाई। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुस्कान और सौरभ की मुलाकात कैसे हुई, कहां ये प्रेम परवान चढ़ा। 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई। दोनों ने मोबाइल नंबर लिए और प्यार हो गया। सौरभ बीटेक कर रहा था, फिर मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा। 2016 में मुस्कान ने परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ से शादी की। दोनों ने ब्रह्मपुरी के इंद्रनगर फेज 1 में किराए पर घर लिया। 24 फरवरी 2025 को भारत लौटा। तो सुना आपने मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी, जो एक मौत की कहानी में बदल गई। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल को एक दूसरे से कैसे मोहब्बत हुई ये भी बताते हैं। मुस्कान और साहिल ने 1 से 8वीं तक साथ पढ़ाई की। क्लास 5 से 8वीं तक दोनों अच्छे दोस्त रहे। 8वीं के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी। साहिल ने 12वीं के बाद सीए की पढ़ाई शुरू की
2016 में मुस्कान ने सौरभ से शादी कर ली। 2019 में स्कूल के एक दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में मुस्कान और साहिल को भी जोड़ा गया। ग्रुप में दोस्तों के बीच मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्कान शादी के बाद अपने प्रेमी के टच में आ गई। अब आपको बताते हैं कि शादी के बाद एक दूसरे ने कैसे की मुलाकात। साहिल के दोस्तों ने शॉपिंग मॉल में पार्टी रखी। मुस्कान और साहिल भी पार्टी में पहुंचे। इसके बाद दोनों की फोन पर बात शुरू हुई। सौरभ के बाहर जाने पर साहिल रोजाना घर में आने लगा। मकान मालिक ने सौरभ को इसकी जानकारी दी। सौरभ और मुस्कान में साहिल को लेकर झगड़े होने लगे। मुस्कान ने साहिल को नहीं छोड़ा। सौरभ ने 2021 में तलाक का केस डाल दिया। परिजनों ने समझाया तो सौरभ मान गया। सौरभ 2023 में लंदन चला गया। मुस्कान को अब कोई रोकने वाला नहीं था। मुस्कान ने अपनी बेटी को मायके भेज दिया। मुस्कान ने साहिल को घर बुलाना शुरू कर दिया। दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। फिर सौरभ की हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई। आखिरकार मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने शव को 15 टुकड़ों में काट डाला और फिर शव को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया, जिससे शव को ठिकाने लगाए जा सके। इसके बाद मुस्कान ने लोगों को बताया कि सौरभ पहाड़ों पर घूमने गया है, जिससे किसी को शक न हो। मेरठ हत्याकांड एक प्रेम प्रसंग, धोखे और नृशंस अपराध की खौफनाक कहानी है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की योजना महीनों पहले बनाई थी। पुलिस की जांच में धीरे धीरे इस साजिश से पर्दा उठ रहा है और दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। यह मामला न सिर्फ एक क्रूर हत्या का है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे लालच, धोखा और वासना इंसान को हैवान बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम हो रहा है। मजदूर दीवारों और मुख्य द्वार पर पेंटिंग कर रहे हैं। मस्जिद की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल की कथित जामा मस्जिद में इन दिनों पुताई का काम तेजी से चल रहा है। एएसआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मजदूर मस्जिद की दीवारों और मुख्य द्वार पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये कार्य मस्जिद की सुंदरता को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पेंट कर रहे हैं। कहाँ? दीवार पे, बाउंड्री पे। किसकी? जामा मस्जिद की? जामा मस्जिद। तो ये कब तक होना था? कब आज हो जाएगा पूरा? आज हो जाएगा शाम तक। है? आज शाम तक बाउंड्री हो जाएगी। शाम तक हो जाएगी? पूरी बाउंड्री हो गई है? हाँ। अच्छा, तो बाहर का गेट वेट कर रहे हो रहा है? हाँ, बाहर का गेट वेट हो रहा है। कौन सी जगह है ये? जामा मस्जिद है? हाँ जी। तो देख क्यों नहीं रहा, क्या हो गया? जामा मस्जिद हो गई पूरी? हाँ, जामा मस्जिद। पिछले कुछ दिनों से मस्जिद में रंगाई पुताई और अन्य मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं। ये काम मस्जिद को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। पेंटिंग कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि पुताई का काम संपन्न हो जाएगा। चल रही है। 12 तारीख का ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर था। 16 तारीख से एएसआई ने यहाँ शुरू किया है पुताई का, रंगाई का और सजावट का कार्य चल रहा है। आज लगता है लगभग पूर्ण हो जाएगा। सर, ये जो पूरा टाइम था, इसमें लगभग कितना काम अभी बच गया है? कुछ एक्सटेंड भी करेंगे टाइम को या नहीं? देखिए, एक्सटेंडली करने की आवश्यकता तो एएसआई को है। अगर वो पूरा नहीं होता वो लेंगे और मुझे संभवतः लगता है आज पूरा हो जाएगा। आज पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो गया है सर। कलर भी व्हाइट ही हो रहा है सब जगह? हाँ, व्हाइट। सिल्वर कलर था वहाँ पे भी व्हाइट पूरे पे, अकॉर्डिंग हाईकोर्ट ऑर्डर। संभल की शाही जामा मस्जिद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रंगाई पुताई का काम पूरा हो गया है। एएसआई की टीम के निरीक्षण के बाद काम तेजी से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।